तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना? तो प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? एचसीएफ भी जानना है, एलसीएम भी जानना है। तो बच्चों, जिसको गुणनखंड करने आ रहा है उसके लिए तो एकदम कुछ नहीं है। जिसको नहीं आ रहा गुणनखंड, उसको तो परेशानी होगी। और गुणनखंड करना भी कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान काम होता है गुणनखंड करना। ठीक है, कल आप लोग कल के वीडियो में देखे ही होंगे कि कितनी आसानी से हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। वही कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। तो पहला सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो क्या लिखा हुआ है? 12, 15, 21। ठीक है ना? का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला नंबर 12 का फैक्टर करिए, 12 गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड कितना आ जाएगा इसका? अभाज्य 2 गुणे 3 आ जाएगा। और अगर आप गुणनखंड करने नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ बगल में थोड़ा सा हल्का सा क्या कर सकते हैं? आप रफ करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 छक्के के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एक कम 3, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है? फिर 15 का फैक्टर कर दीजिए। अगर हम 15 गुणनखंड करना चाहें तो यहाँ 15 ले लीजिए पहले। ठीक है? तो अगर समझ में नहीं आता इसे गुणनखंड करके आप लोग चेक कर लिया करेंगे। अब देखो, अगर तुम पहले किससे काटोगे? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15। अब किससे कटेगा? 5 से, 5 से कम 5। तो कितना हो गया बच्चों? 3 गुणे 5 हो गया। अब आता है 21, 21 पे आ जाइए। अगर हम 21 का गुणनखंड करते हैं तो पहले 3 से काटे, 3 से आती है 21। अब 7 एक कम 7, तो कितना हो गया? 3 गुणे 7 हो गया। ठीक है? तो सबके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है ना? हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि सब में कॉमन कौन सा है। तो सब में कॉमन नंबर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो कॉमन नंबर कौन से हैं? 3। तो यह हो गया आपके एचसीएफ। ओके बच्चों, अब हम तो क्या चाहिए? हमको चाहिए एलसीएम चाहिए। एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो कॉमन है उसको लिखे हुए करिए। देखिए, जो कॉमन था उसको तो आप लिखेंगे ही, और जो बच जाएगा, क्या क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। और कॉमन में 3 था, 5 बच रहा है, 7। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो तो लिखेबे करता है, जो बच जाता है वो लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 7 छक्के 42। कुल मिला कितना हो गया? 420। 420 ये हो गए। ठीक है ना? हाँ, आप लोग छोटे क्लास में 3 4 5 में अगर आपसे कहा जाता था, अगर आपको एलसीएम ऐसे निकालने में परेशानी हो रही है तो आप थोड़ा देर के लिए सोच लीजिएगा कि जब आप लोग कहाँ थे, कक्षा 4 5 में। तो अगर कहा जाता था कि 1/12, 1/15, 1/21 को जोड़िए, तो आप लोग पहले कैसे जोड़ते थे? पहले आप इसका निकालते थे एलसीएम। तो आप इस तरह से तब एलसीएम नहीं निकाले होंगे, तब कैसे निकाले होंगे? तो आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। देखिए, 12 है, 15 है, 21 है, ऐसे निकाले होंगे। पहले किससे करना चालू किए होंगे? 2 से। तो 2 छक्के 12, नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। यहाँ ये भी नहीं कट रहा छोड़ दीजिए, फिर 2 काटिए। यहाँ 3, ये नहीं कट रहा छोड़ दीजिए, ये भी नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 7 21। अब किससे कटेगा? 5 से। तो यहाँ पर 1 1, यहाँ 7 नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। अब 7 से सब कट गया। तो आपने क्या देखा? वही चीज मिल रहा है जो यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ भी देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो आप आसानी से चाहें तो अगर इसमें आपको ऐसे निकालने में समस्या हो रही है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, लेकिन ये रफ पर रखिएगा, इसको दिखाइएगा मत, नहीं तो आपको गलत मान लिया जाएगा। गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से इसको ऐसे खाली दिखा दीजिएगा, और कहीं रफ पर इसको लिख करके और इसको क्रॉस कर दीजिएगा, नहीं तो टीचर क्या समझेगा? अरे तो इस नियम से एलसीएम निकाला है, एलसीएम हमको इस नियम से निकालना है। ठीक है ना? ये केवल अपना चेक करने के लिए है कि एक अंदाजा हो जाए कि हाँ यही सब नंबर उसमें आ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से यह पहला नंबर कर लिए। इसको नोट करिए, फिर दूसरा नंबर बताते हैं। नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसका जो दूसरा है, इसका हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 17 के बारे में। तो 17 खुद अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? तो बहुत करेंगे तो आप 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, और क्या 17 क्या होगा? बहुत लिख सकते हैं तो 1 गुणे 17 कर सकते हैं। 23 पे आ जाइए।
23 खुद अभाज्य नंबर है, तो जब अभाज्य नंबर है तो बहुत लिख सकते हैं, गुणे 23 लिख सकते हैं। देखिए 29 भी क्या है, अभाज्य नंबर ही है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो बहुत लिखेंगे तो इतना लिख देंगे, ठीक है। तो 17 गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, बहुत। अगर कुछ नहीं है तो ए लगा दिया करिए, बात समझ रहे हैं। उससे क्या फायदा होता है कि एचसीएफ लिखना आराम हो जाता है, नहीं तो आप सोचेंगे क्या एचसीएफ होगा, ठीक है। तो अब देखिए सब में क्या कॉमन हो रहा है। अगर हम कॉमन की बात करें, सब में कितना कॉमन हुआ, एक कॉमन हो रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम पे आ जाइए, एलसीएम पे आइए। तो बच्चों एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो लिखाता ही है, जो बच जाता है वो लिखा जाता है। 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक ना। तो अब इसका गुणा कितना आएगा, आप लोग गुणा, ठीक। तो बच्चों गुणा कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब तुरंत भी इसी का भी कर दीजिए बगल में, ठीक है ना। तो इसको भी देख लीजिए, नंबर 3, नंबर 3 देखिए। पहले क्या करेंगे आप, 8 का फैक्टर कीजिए, ठीक है ना। तो 8 वाले में क्या आएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए अगर नहीं करने आता है जैसे बगल में लिख लिया करिए, अगर परेशानी हो तो, नहीं परेशानी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक ना। तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लीजिए। अगर 9 का हम करते हैं तो 3 गुणे 3 कर लीजिए। और 25 का अगर हम करते हैं फैक्टर तो 5 गुणे 5 कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपके सामने समस्या क्या आएगी कि हमको एचसीएफ निकालना है और देख रहे हैं कोई भी कॉमन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो एक अपने पास से लगाइए, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अपना काम बन जाता है, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग एक लगा दिए, क्योंकि एचसीएफ एक हो सकता है, बात समझ रहे हैं। कोई कहे एचसीएफ शून्य हो सकता नहीं, एचसीएफ कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हर नंबर में एक हो सकता है, ठीक ना। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एचसीएफ एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होगा कि जो कॉमन था वो तो लिखे हुए करेगा। अब जो बच गए, देखिए के टू बच रहे हैं, ए 3 टू हो गए। अब देखिए 3, अब देखिए 5, ठीक है। अगर हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। तो बच्चों ये भी क्या हो गया, आंसर, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो समझना शुरू करिए कि इसमें कुछ इस टाइप से लिखा हो तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक संख्या 306 है और एक संख्या 657 है, उसका एचसीएफ कितना है, 9 है, बात समझिएगा। एक संख्या कितना 306 है और एक 657 है, उसका एचसीएफ 9 दिया है। तो हमको क्या करना है, इसका एलसीएम जानना है, किसका, 306 और 657 का एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं और एक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो पसंद हो कर सकते हैं, लेकिन अगर एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो समझ जाओ तुम फार्मूला प्रयोग कर दिया करो, ठीक है। तो बच्चों एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, देखो अगर तुम एलसीएम लिखे हो तो क्या लिखोगे, एचसीएफ। यहाँ पे अगर यहाँ एचसीएफ लिखे हो तो क्या लिख देना, एलसीएम, ये हो जाएगा। अब दोनों संख्या कौन कौन है, एक संख्या देखो 306 है, एक कितना है 657 है, और एचसीएफ की बात करें तो कितना दिया है, 9 दिया है। देखिए कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है ना। अब 9 से इसको क्या करिए, काट दीजिए बच्चों। अगर 9 से काटते हैं तो देखिए 9 त्रिके 27, 9 चौके 36, ठीक है। यह कितना आ गया, 34 गुणे 657, ठीक है ना। ये क्या है, एलसीएम निकालना है। अब क्या आप लोग गैस का गुणा किए हैं कि नहीं किए हैं, कितना भाव, 22,338, 22,338 इसका गुणा करने पर आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम आ गया। अब हम लिखेंगे आंसर,
आंसर आंसर अवश्य लिखना चाहिए, परीक्षा में तो एकदम जरूरी होता है। बस में है। और इसे आदत बनी रहेगी तो हमेशा, जैसे खाना खाने के बाद हाथ धोना जरूरी है, वैसे हल करने के बाद आंसर अवश्य लिखना चाहिए, उससे नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था एलसीएम। किसका एलसीएम? 306 और 657 का। यही जो सोल्यूशन करने पर आया, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये ऐसा प्रश्न है, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आधा तो ये कंफ्यूज रहते हैं कि प्रश्न में समझ में आता है करना क्या चाहता है, ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्यान, तो प्राकृतिक संख्या का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहां तक आप गिनते चले जाइए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या n का मतलब समझ में आ गया कि जो गिनती होते हैं 1 2 3 4 5 वो प्राकृतिक संख्या है। पूछा है संख्या 6 पे n घात शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, तो हमको बताना है कि यह शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो कितना बच्चे समझ नहीं पाएंगे ये शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है। तो पहले हम ये सोचेंगे कि रफ कार के द्वारा समझा दिया जाए कि शून्य पे समाप्त होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ बगल में हम आधा रफ कर दे रहे हैं और आधा सोल्यूशन कर दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको समझाया जाए कि शून्य पे समाप्त होने का मतलब क्या है। देखो, जैसे 10 पे कहा है n घात है, ठीक ना। तो बच्चों अगर 10 पे 1 घात रहे तो 10 आएगा। 10 पे अगर 2 घात है तो 100 आएगा। 10 पे अगर 3 घात है तो 1000 आएगा। 1000 आएगा। अब तुम खुद समझो, जब इकाई के स्थान पे 0 आ जा रहा है, इसी को कहते हैं शून्य पर समाप्त होना। क्या कहते हैं? शून्य पे समाप्त होना कहते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब इकाई के स्थान पे 0 आ जाए। अब तुम खुद देखो, 6 की बात किया है, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें, 6 पे n घात है ना, तो 6 पे n घात का मतलब 1 घात भी हो सकता है, 6 आएगा। अगर हम 2 घात करें तो 36 आएगा। अगर हम 3 घात करें तो 216 आएगा। लेकिन यह शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, मतलब इकाई के स्थान पर 0 नहीं आ रहा है, और जबकि यहाँ इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। तो कौन सा रूल है कि आप गुणनखंड के द्वारा बता सकते हैं कि यह 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। अच्छा, कोई बच्चे से कहा जाए 10 गुणनखंड करिए, 10 गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणे 5। ये भी 10 है, ये भी 2 गुणे 5, लेकिन पावर 2 है, पावर 2 लिख दो। ये भी 10 है तो 2 गुणे 5, पावर 3 है, 3 लिख दो। लेकिन अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे 6 का, तो क्या आएगा? अगर हम 6 करेंगे 2 गुणे 3 आएगा, 1 घात। ये करना आएगा 2 गुणे 3 आएगा, 2 घात। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि 0 पे समाप्त होने का मतलब समझ में आया कि नहीं। अगर कोई संख्या 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का रहेगा तो शून्य पर समाप्त होगा, लेकिन अगर इस टाइप का रहेगा तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन सर लिखेंगे कैसे? ये तो आप बगवा दिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इसको वास्तव में सोल्यूशन में कैसे उतारेंगे, है ना। इसको सोल्यूशन उतारने देखिएगा। तो लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखने जा रहे हैं कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे n घात, देखिए 2 गुणे 5 पे n घात समझाए मैंने के रूप का होता है, के रूप का होता है। देखिए, कोई भी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का होता है, वह शून्य पर, वह शून्य पर समाप्त होता है। वह शून्य पर क्या होता है बच्चों? समाप्त होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सर n क्या है? जहां n क्या बच्चों? जहां n प्राकृतिक संख्या है, जहां n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब समझा चुके हैं, वह 1 घात भी हो सकता है, 2 घात भी हो सकता है, 3 घात, n के स्थान पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट परंतु लेकिन ध्यान दीजिएगा,
बट परंतु लेकिन अगर हम 6 पे n घात की बात करते हैं तो यह कितना आएगा, 2 गुणे 3 आएगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इस रूप में नहीं है, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पे n घात के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः 6 पे n घात, 6 पे n घात शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए बहुत से आसान लैंग्वेज में इसको हमने समझाने का प्रयास किया है, और अगर फिर भी परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे कि सर नहीं समझ आया, दोबारा समझाया जाएगा, ठीक ना। फिर भी बोर्ड ने हमें क्या किया, बहुत आसानी समझाया, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 क्या बोला है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले आपको परिभाषा पता होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटे, भाज्य जो स्वयं के अतिरिक्त किसी से कट जाए। एक परिभाषा आप और दे सकते हैं, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता है, बात समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या का स्वयं और एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता, जबकि भाज्य का 2 या 2 से अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं। अभी देखिए अगर भाज्य नंबर ले लो, कोई 17 ले लो, अब 17 गुणनखंड तुम क्या करोगे, यह भाज्य नंबर है तो एक लिख सकते हो, बस बहुत कुछ करोगे तो क्या ये लिख सकते हो। जबकि कोई भाज्य, देखो यह भाज्य नंबर है ना, यह भाज्य नंबर है, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है। जबकि जैसे तुम 20 ले लो, यह भाज्य क्यों है, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 5, जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो जाए उसे भाज्य कहेंगे, इसका नए गुणनखंड उसे अभाज्य कहेंगे। या तुम ऐसे कह दो, जो अपने अलावा किसी से कट जाए वो भाज्य है, जो अपने अलावा किसी से न कटे वो भाज्य है। दोनों परिभाषा हम गुणनखंड के रूप में भी दे सकते हैं और डिविजिबल यानी कि भागफल के नियम से भी बता सकते हैं कि यह भाज्य है कि अभाज्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम, इसमें 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो पहले हम इसको हल करने जा रहे हैं, ठीक ना। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। आप क्या करोगे बच्चों, इसमें से तुम कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लो। जब तुम 13 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 11। अब जब 13 कॉमन हो गया 13 बाहर चला गया, लेकिन यहाँ देखिए प्लस 13 अगर बाहर जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 13, 11 से 23 77 प्लस 1, यह देखिए 13 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 78, 78। अब बताइए इसका गुणा कितना होगा, अगर हम लोग गुणा करें तो कितना पाएंगे 1014 पाएंगे। अब तुम खुद देखो, यह अपने अलावा 2 से भी कट जाएगा, यह अपने अलावा और आगे बढ़ो 3 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। या तुम ऐसे लिखो, यह मत लिखो किससे कट रहा है, तुम ये लिख दो कि इसका 2 या इस संख्या का, ऐसे दो मतलब 1014 का, इस संख्या का 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, आप ऐसे भी 2 लिख सकते हैं, ऐसे सकते हैं 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो बच्चों हमको लगा क्या कि क्या इसमें कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना कि यह क्या किया गया है,
पहले इसको लिखा गया, फिर 13 यहाँ भी था, 13 यहाँ भी था, 13 कॉमन लिया गया, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 7 बचा, 11 बचा, 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचा, 11 से 77, 77 1 78, इसका हमने इसमें गुणा किया, इतना पा गए। अब गुणनखंड करेंगे तो एक और 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड आएंगे, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक ना। तो कोई पूछे भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसका 2 या 2 से गुणनखंड हो रहा है, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, अब इसी में इसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर अगले को बता दे रहे हैं। देखिए बच्चों, जो अगला जो नंबर दिया गया है, बस कुछ ज्यादा नहीं करना, जैसे इसको बताए हैं बस तुरंत उसी जैसा इसको लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी क्या है, देखिए कहीं कहीं 5 है 5, तो आप क्या करोगे, पहले 5 को कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, 7 गुणे 6 गुणे, देखिए 7 गुणे 6, 5 कॉमन चला गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अधन, जब 5 कॉमन हुआ तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिएगा 5 7 6 के 42, ठीक है, पूरा गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों, 1008 अधन 1, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 1009। अगर हम गुणा करते हैं तो 5 9 45 और 5 10 50। अब यही भाषा यहाँ भी लिख दीजिए, जो उसमें लिखा था क्या, इस संख्या का 2 या 2 से गुणनखंड हो सकता है, इसलिए भाज्य संख्या है। बहुत आसानी से लग गया, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करिए बच्चों, नोट कर लीजिए तुरंत। देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन दिया है वह बहुत बड़ा है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो एक चक्कर लगाना, जैसे कोई सर्किल पे से दौड़ रहा है, देखिए कभी भी अगर देखेंगे स्कूल में ग्राउंड फील्ड सर्किल बनाया जाता है दौड़ने वाला पथ, ठीक ना, तो सोनिया को कितना लगते हैं, 18 मिनट, वृत्ताकार पथ है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर हम मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हो, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन का बच्चों बहुत, प्रश्न जितना बड़ा है उसका सोल्यूशन उतना ही आसान है, ठीक ना। पहले तो लिखा जाए कह क्या रहा है, देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट है। और देखेंगे इसमें रवि है, रवि को एक चक्कर लगाने में, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, यहाँ पे दिया गया है 12 मिनट है, 12 मिनट है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इतना टाइम इनको लग रहा है, इतना टाइम, कह रहा है दोनों कब एक दूसरे को वह एक साथ आ जाएंगे। तो बच्चों ऐसे प्रश्न की बात करें ना, तो आप एलसीएम निकाला करिए, क्या निकाला करिए बच्चों, एलसीएम। तो अब ऐसे प्रश्न का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक ना। और एलसीएम निकालना हमको लगता है दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है। तो 18 का गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अच्छा 12 गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 गुणे 3। बच्चों हम एलसीएम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले तो जो कॉमन नंबर लिखेंगे, यह 2 है तो 2 लिखेगा करेगा, यह 3 है 3 लिखेगा करेगा, लेकिन तुम देखोगे 8 2 बच रहे हैं और 8 3 लिखा रहा है, 8 3 क्या है, बच रहा है, पूरा गुणा कर दो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। आंसर जरूर लिखा करिए, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड की एग्जाम में मेरा नंबर न कटे तो आंसर लिखना कहीं मत भूलिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, सोल्यूशन डालिए और लास्ट में आंसर जरूर लिखिए, उससे क्या होते हैं आपके नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों
दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब अगला एक्सरसाइज कल के वीडियो में रहेगा। नोट